बच्चों, आप सबका स्वागत है ट्यूशन वाले में फिर एक बार। आज हम शुरू करेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट। तो 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्तापलट हो जाएगा। अब देखो, सोवियत संघ के जो नेता है उन सबको ना डर लग रहा था कि यार जो अमेरिका है यार ये ना क्यूबा पे आक्रमण ना करते, क्योंकि यहाँ पर हमारे साम्यवादी ताकत की सरकार है और इसमें अगर वो हमला कर देगा तो एक तरह से किसका तख्तापलट हो जाएगा, वहाँ के फिदेल कास्त्रो का। फिदेल कास्त्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? फिदेल कास्त्रो। तो इन फिदेल कास्त्रो क्या हो जाएगा? तख्तापलट, अगर अमेरिका उन पर हमला कर देगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। अब जो क्यूबा है ना, अमेरिका के पास एक छोटा सा देश है और ये एक द्वीपीय देश है। अब ये द्वीपीय देश किसे कहते हैं? द्वीपीय का मतलब होता है जो देश चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो भाई सीधी सी बात है, अमेरिका के पास है। अब अमेरिका को डर है, क्यूबा है, इस पर कब्जा किसका है? रशिया का है। कहीं ये हम पे हमला ना कर दे। अमेरिका को क्यूबा से डर था और क्यूबा को अमेरिका से डर था। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। अब देखो, जो क्यूबा है इसका जुड़ाव किससे था? सोवियत संघ से। भाई सीधी सी बात है, वहाँ साम्यवादी सरकार है, तो सीधी सी बात है इसका संबंध किससे होगा? सोवियत संघ से। तो सोवियत संघ यहाँ पे किस किस की मदद करता था? कूटनीतिक, बल्कि सीधी सी बात है सरकार बनाने में मदद करता था, वित्तीय सहायता करता था, बल्कि वहां पे आर्थिक मदद करता था। दोनों तरह की मदद कौन देता था? सोवियत संघ। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। अब देखो, यहाँ पर सोवियत संघ के जो नेता है निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने सोचा क्यों ना हम क्यूबा को सैनिक अड्डा बना लिया हम रूस का। इससे क्या होगा? इससे अमेरिका इसमें हमला नहीं कर सकेगा और इस सैनिक अड्डा को तो कोई भी हमसे सीधी से लड़ाई नहीं कर सकेगा। अब देखो, 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब क्या हुआ? 1962 में जो निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। अब पहली बार अमेरिका किसी मिसाइल के निशाने पर आ गया। अब अमेरिका के लोगों को और अमेरिका की सरकार को भी डर लगने लगा कि भाई सीधी बात है कि रूस हम पे हमला ना कर दे। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ के पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। अब सोवियत संघ अमेरिका के 2 गुने क्षेत्र पर अपना हमला बोल सकता था। पहले वो नहीं बोल सकता था, मगर अब बोल सकता है। क्यों? क्यूबा है वो किसके नजदीक है? अमेरिका के बहुत ज्यादा नजदीक है। और यहाँ पे तैनाती किसने कर दी है? सोवियत संघ ने यहाँ पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी है। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। अब ये जो बात पता लगी, ये अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका के नेताओं को 3 हफ्ते बाद जाकर पता लगी कि यार क्यूबा में सोवियत संघ ने वहां पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। अब वहां के जो सलाहकार थे और ये जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार, दोनों को डर लग रहा था कि यार अगर कुछ भी करते हैं तो दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा, जिससे कि लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो दोनों को डर लग रहा था कि यार कहीं लड़ाई ना हो जाए। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो चाहते थे कि सोवियत संघ है वो क्यूबा से अपनी मिसाइलें और परमाणु हथियार वहां से हटा ले। अब देखो, कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। अब कैनेडी ने कहा कि भाई हमारे जहाजों को भेजो और सोवियत संघ के जहाजों को रोको और वो वहां पे सोवियत संघ ना जा सके, उनको बीच में ही रोक लिया जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता को चेतावनी देना चाहता था। अब वो एक तरह से क्या हुआ? सोवियत संघ को चेतावनी देना चाहता था अमेरिका। कौन देना चाहता था? अमेरिका। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा और ऐसी स्थिति में क्या लगा? युद्ध हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि सोवियत संघ के जहाज को कौन रोक रहा है? अमेरिका।
इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया है और इसी को क्या कहते हैं हम, क्यूबा मिसाइल संकट। तो बच्चों याद रखना क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, तो ये याद होगा बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था और इस संघर्ष में पूरी दुनिया को क्या करता था, बेचैन कर दिया था। उनको डर लग रहा था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं था। अंत दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। अब दोनों ने क्या हुआ, युद्ध टालने का फैसला किया कि यार युद्ध करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इससे बहुत सारे नागरिक मर सकते हैं, तो दोनों ने इसको टालने का फैसला किया। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी रुक कर लिया। या तो देखो सोवियत संघ के जो जहाज है उन्होंने या तो अपनी गति धीमी कर ली या फिर वापसी जाने का फैसला कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था और ये जो क्यूबा मिसाइल संकट था ये शीत युद्ध का क्या चरम बिंदु, बल्कि एक तरह से लास्ट जहां पर लड़ाई हो सकती थी, एक तरह से कह सकते हैं एंड पॉइंट था जहां पर लड़ाई हो सकती थी। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा, मगर ये अभी भी जारी रहा। एक तरह से कंपटीशन में प्रतिद्वंद्विता, तनाव लड़ाइयाँ अभी भी होती, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही और संघर्ष में की एक तरह से क्या है श्रृंखला है जिसमें यह अभी भी चलता रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दोनों देशों के बीच कहीं कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। देखो एक तरह से ना तनाव चलता रहा मगर कभी भी लड़ाई नहीं हुई। एक तरह से ये कह सकते हो जैसे कि मान लो अभी गली में दो आंटी है, एक ये आंटी है एक ये आंटी है। अब इन दोनों में क्या हो रही है, गाली गलौच हो रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत हाथापाई हुई मगर कभी भी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई। एक तरह से कह सकते हैं कि एक ये आंटी एक गली के कोने पे खड़ी है और ये आंटी एक गली के कोने पे खड़ी है, एक दूसरे को गाली दे रही है मगर दोनों एक तरह से युद्ध नहीं कर रहे, एक तरह से लड़ाई नहीं कर रहे मगर गाली गलौच कर रहे हैं। तो एक तरह से यही कह सकते हो आप कि ना अमेरिका है और सोवियत संघ इनके बीच तनाव तो बढ़ रहे, संघर्ष भी हो रहा है मगर कभी भी युद्ध नहीं हुआ। तो विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियों और उनके साथी देश इन युद्ध में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने लेकिन दुनिया के तीसरे युद्ध से बच गई। अब देखो इनके जो साथी वाती है, मान लो कि इनके छोटे छोटे साथी हैं, इन्होंने बेसिक लड़ाई करी मगर इन दोनों लड़ाई नहीं करी, क्योंकि जहां तक अगर हम दोनों लड़ाई करेंगे तो भाई बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। हमारी दोनों लड़ाई करी तो इन सब ने इनकी मदद करी हथियारों से, ठीक है, किसी से इन दोनों की मदद करी, ठीक है। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। अब देखो शीत युद्ध खाली जोर आजमाइश या सैनिक गठबंधन की लड़ाई नहीं थी, यह शक्ति संतुलन की लड़ाई नहीं थी, यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई थी। विचारधारा कैसे, जैसे अमेरिका एक उदारवादी देश है तो ये चाहता था कि भाई किस, और एक सोवियत संघ ये क्या है, समाजवादी विचारधारा का देश है। तो इन दोनों देशों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी। ये चाहते थे कि पूरा विश्व हमारी विचारधारा को माने और अमेरिका चाहते थे कि जो पूरा विश्व है ये हमारी विचारधारा को माने। तो इन दोनों के बीच में विचारधारा की भी लड़ाई थी। पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रित करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। अब इन दोनों के बीच में इस बात लड़ाई थी, पूरे विश्व में सबसे अच्छी विचारधारा किसकी है, किसके सिद्धांत अच्छे हैं जिससे पूरा विश्व बंध सके, पूरा विश्व एक साथ हो सके। तो इन दोनों देशों के बीच में किस चीज की लड़ाई और थी, विचारधारा की। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र था। अब देखो यहाँ पर पश्चिमी गठबंधन का जो अगुवा था कौन था, अमेरिका। जैसे शादी में अगुवा नहीं होता है, ऐसे पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था, अमेरिका। और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र था। ये क्या था, गुट उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक था। और ये किसका समर्थक था, पूंजीवाद का। और पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था, सोवियत संघ। अब पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था, सोवियत संघ। इस गुट को प्रतिबद्धता समाजवाद या साम्यवाद के लिए थी। अब ये क्या समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती थी। तो आप इन विचारधारा के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो अब इन धारा के बारे में आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके होंगे, तो आपको पता ही होगा कि इन दोनों की विचारधारा क्या थी। तो बच्चों ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, शीत युद्ध क्या है।